अब जहाँ तक इस विषय का संबंध है, भी आपने प्रोफेसर संजीव शर्मा साहब का बड़ा ओजस्वी भाषण सुना। बहुत सारे जो मूलभूत पक्ष हैं इस विषय के उन्होंने रेखांकित कर दिए हैं और मेरे लिए अब ज़्यादा कुछ कहने के लिए शेष रह नहीं जाता। कुछ एक बातें मैं उन्हीं में जोड़ना चाहूँगा जो पक्ष उन्होंने उठाए हैं। पहली बात तो यह है कि कोविड-19 एक ऐसी विकराल और विश्वव्यापी महामारी है कि जिसका शायद अनुभव विश्व को पहली बार हो रहा है। महामारियां तो विश्व इतिहास में आती जाती रही हैं, लेकिन कोई महामारी वैश्विक स्तर पर इतना गहरा प्रभाव डाले कि विश्व लगभग ठप हो जाए। एकाध देश नहीं बल्कि संसार के लगभग 2 से 12 देश जिससे प्रभावित हैं। तो ये एक अभूतपूर्व घटना है विश्व इतिहास में, और इसलिए आजकल ये कहा भी जा रहा है कि एक प्रकार का हम लोग महायुद्ध लड़ रहे हैं। ये अवश्य है कि जो शत्रु है वो अदृश्य है, इनविजिबल है, लेकिन एक महायुद्ध से हम गुजर रहे हैं। एक ऐसा महायुद्ध जिसने कि हमको भयग्रस्त कर दिया है, निराशा से भी ग्रस्त कर दिया है, अवसाद से भी ग्रस्त कर दिया है, और ये सब कुछ व्यक्ति के स्तर पर भी देखने को मिलता है, समाज के स्तर पर भी देखने को मिलता है और वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिलता है। सभी कुछ जैसे कि सभी संस्थाएं ऐसा लगता है जैसा कि किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं कि क्या किया जाए। जो भारी भरकम राज का या शासन का तंत्र है वो भी किंग कर्तव्य विमूढ़ है, असहाय सा है। जो चिकित्सा तंत्र है उसको भी सूझ नहीं रहा है कि क्या सही रणनीति हो। हम देख रहे हैं कि बार बार कोविड से लड़ने की रणनीति बदल रही है। क्यों? क्योंकि वायरस का नेचर आप नहीं जानते, लिहाजा जो चिकित्सा तंत्र है वो इस दृष्टि से किंग कर्तव्य विमूढ़ है कि इस वायरस को टैकल करने की सही पद्धति क्या होगी। अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं कि सब अस्त व्यस्त है वैश्विक स्तर पर। तो ऐसी भयावह स्थिति आज विश्व की है। मेरे ख्याल से शायद पहले महायुद्ध या दूसरे महायुद्ध के दौरान भी संपूर्ण विश्व इस प्रकार से भय और निराशा और अनिश्चितता से आक्रांत नहीं हुआ होगा जितना कि आज है। तो इसलिए जो वैश्विक ये जो, और अभी जैसा कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रॉन, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दिया है कि लगता यह है कि जो भी चीज़ें, जो सर्टेनिटीज़ हैं, जिन चीज़ों को हम बिल्कुल निश्चित मान के बैठ गए थे, सही मान के बैठ गए थे, वो सब जैसे कि एक हवा के झोंके में बह गई हैं। जिन चीज़ों पर हमारी अभी तक अविचल निष्ठा थी वे सारी निष्ठाएं धीरे धीरे दरक रही हैं। तो एक ऐसा परिवर्तन विश्व में देखने को मिल रहा है कि जो शायद मानव जाति के इतिहास में अभूतपूर्व है, क्योंकि एक महामारी ने हमारे संपूर्ण तंत्र को, चाहे वो राजनीतिक तंत्र हो, चाहे आर्थिक तंत्र हो, चाहे हमारा चिकित्सा तंत्र हो, चाहे हमारा ज्ञान विज्ञान का तंत्र हो, सभी संपूर्ण तंत्र को बुरी तरह से झकझोर दिया है। और ये भी कहना मुश्किल है कि कब हम इससे उभरेंगे और उभरने के बाद की जो दुनिया होगी वो किस प्रकार की होगी। तो इसलिए न केवल अनिश्चितता का वातावरण आज व्याप्त है, बल्कि भविष्य में कितनी अनिश्चितता रहेगी, या कभी उस अनिश्चितता का अंत होगा, या भविष्य क्या उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार का आज है। ये सब प्रश्न हमको व्यथित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इसलिए कोविड-19 जो है वो एक तरह से एक वाटरशेड पॉइंट बन जाता है मानव जाति के इतिहास में। ये कोई साधारण दौर नहीं है, ये कोई एक इस प्रकार की बीमारी नहीं है कि जिसके मेडिकल सॉल्यूशंस, जो कि एक मेडिकल प्रॉब्लम हो और जिसके केवल मेडिकल सॉल्यूशंस हो। ये प्रॉब्लम तो डेफिनेटली एक मेडिकल है, लेकिन इस मेडिकल प्रॉब्लम का इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट और जीवन के सभी क्षेत्रों पर इम्पैक्ट,
ये शायद हम विश्व के इतिहास में पहली बार देख रहे हैं। इसलिए कोविड-19 एक स्टार्टिंग पॉइंट बन गया है बहुत सारी चीज़ों के लिए। ये उसका सिग्निफिकेंस है और इसके आधार पर ही हमें देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब इस कोविड-19 का जो दौर आया, ये दौर, इसमें कुछ तो हमारा विश्वास है कि इसकी कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ जो इश्यूज़ हैं वो तो हम नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में या दूर भविष्य में, डिस्टेंट फ्यूचर में सॉल्व कर लेंगे। इसलिए इस महामारी ने कुछ तो तात्कालिक प्रश्न और तात्कालिक मुद्दे उठाए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, और उनके बारे में शायद हम कह सकते हैं कि उनका देर सवेर समाधान हो जाएगा। लेकिन इस महामारी ने कुछ सभ्यतागत प्रश्न उठाए हैं, जैसा कि अभी प्रोफेसर शर्मा साहब भी कह रहे थे कि इस महामारी ने कुछ सिविलाइजेशनल इश्यूज भी उठाए हैं, और उनका जो सल्यूशन है या उनका जो उनका जो उत्तर है वो शायद निकट भविष्य में प्राप्त होने वाला नहीं है। वो बहुत बड़ा प्रश्न है, और उस प्रश्न के उत्तर पर हमारी मानव सभ्यता का भविष्य निर्भर करेगा। इसलिए ये दो एंगल से देखा जा सकता है इस कोविड-19 की क्राइसिस को, कि एक तो जो इसने जो कुछ तात्कालिक अव्यवस्था पैदा की है, जो इमीडिएट डिसऑर्डर इससे पैदा हुआ है, सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक, हो सकता है कि वो जो डिसऑर्डर है वो काफ़ी कुछ आगे चल के, क्योंकि हम लोग ये कहते रहे हैं कि भाई जो पूंजी, क्योंकि आजकल का जो विश्व व्यवस्था है वो हम लोग सभी जानते हैं कि वो पूंजीवादी या नव पूंजीवादी विश्व व्यवस्था है, नियो लिबरल ऑर्डर जिसको हम कहते हैं। और कैपिटलिज्म की तो ये विशेषता ही बताई जाती रही है कि उसमें तरह तरह के संकट आते जाते रहते हैं, है ना। उसमें बूम्स और बम्स का दौर आता रहता है। तो कोविड-19 ने एक ऐसा दौर लाया है कि सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं, जीवन जैसे कि ठप हो गया है। तो इस पूंजीवादी विश्व व्यवस्था में कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं कि जिनके शायद समाधान हो जाएं, लेकिन जब हम तटस्थ होकर इस सारी व्यवस्था पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें लगता है कि जो संकट है वो शायद जितना हम समझ रहे हैं या जितने की ये सोशल या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है, संकट केवल यहीं पर नहीं है। संकट जो है वो मानव सभ्यता का है कि मानव सभ्यता की दिशा क्या होगी भविष्य में, और क्या जो मार्ग हम मानव सभ्यता के इतिहास में अभी तक चलते रहे हैं पिछले 2-2.5 से 300 वर्षों में, उसी मार्ग पर क्या हम आगे भी हमें चलना चाहिए या आगे भी हम उसी मार्ग पर चल पाएंगे, ये जो प्रश्न है। तो दो तरह के प्रश्न हैं। एक प्रश्न जो है वो इमीडिएट इश्यूज़ हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरे प्रश्न वो हैं जो कि सिविलाइजेशनल इश्यूज़ हैं, जिनमें सिविलाइजेशनल कंसर्न है। तो दोनों दृष्टियों से इस दौर पर हमें विचार करना चाहिए। तो ये जो यानी एक प्रश्न पूंजीवादी सभ्यता में अंतर्निहित दोषों पर है कि जो इनहेरेंट डिफेक्ट्स हैं कैपिटलिस्ट ऑर्डर में या न्यू लिबरल ऑर्डर में, एक तो उनके ऊपर विचार करना है, और दूसरा इस न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को हमें ज़रा तटस्थ होकर देखना है, इससे दूर खड़े होकर देखना है कि क्या ये जो नव उदारवादी विश्व व्यवस्था है ये वास्तव में मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, वास्तव में मनुष्य के लिए हितकारी है। ये दो दृष्टियों से कोविड-19 से पैदा हुए संकट पर हमें विचार करना चाहिए। और यहीं पर गांधी जी की प्रासंगिकता है, क्योंकि गांधी जी जब विचार करते हैं, गांधी जी के समय भी पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीवादी अर्थतंत्र ही विश्व में स्थापित था। 1990 के बाद उसमें और बड़ा बदलाव आया, वो एक अलग बात है, लेकिन गांधी जी का जो जीवन काल रहा उस समय भी पूंजीवाद, साम्राज्यवाद का सहारा लेकर धीरे धीरे सारे विश्व में व्याप्त हो रहा था या हो चुका था।
और जो उनकी प्रसिद्ध रचना है हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने जिस मॉडर्न सिविलाइजेशन को अटैक किया है वो भी यही वर्ल्ड ऑर्डर है जो कि आगे चल के और विकसित हो गया। अब आज हम जो रह रहे हैं उसको कहते हैं एडवांस्ड कैपिटलिज्म है, लेट कैपिटलिज्म है। तो ये, लेकिन कैपिटलिज्म का दौर तो वो भी था, पूंजीवाद का दौर वो भी था, उसको साम्यवाद से चुनौती मिल रही थी। साम्यवाद तो ध्वस्त हो गया, लेकिन पूंजीवाद अभी भी शक्तिशाली बना हुआ है। और गांधी जी ने जब विचार किया है तो उन्होंने उसी आधुनिक सभ्यता, यानी उसी आधुनिक सभ्यता जिसका आधार ये पूंजीवादी जीवन दृष्टि है, उसके ऊपर उन्होंने विचार किया जब उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की। और हम लोग भली प्रकार से जानते हैं कि उन्होंने उस हिंद स्वराज में इस आधुनिक सभ्यता को आसुरी सभ्यता कहकर इसकी निंदा की है, आलोचना की। सैटेनिक सिविलाइजेशन, 9 डेज वंडर की 4 दिन की चांदनी है, ये ज़्यादा चलने वाली नहीं है। तो इसलिए गांधी की जो प्रासंगिकता है वो दोनों दृष्टियों से है कि पहली बात तो ये कि अगर हमें पूंजीवादी अर्थतंत्र को समझना है तब भी गांधी की जो अंतर्दृष्टि है वो बड़ी सहायक होती है, क्योंकि उन्होंने पूंजीवाद की जो अंतर्निहित जो दोष हैं उनके ऊपर बड़ी बेबाकी से अपनी राय व्यक्त की है। और अगर हमें इस पूरी सभ्यता को समझना है, अगर हमें इस आधुनिक सभ्यता को समझना है तो तब भी गांधी की जो अंतर्दृष्टि है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। इसलिए गांधी की उपयोगिता इन दोनों दृष्टियों से है। और इसीलिए रेनाल्ड नोबर नाम के अमेरिका के एक बड़े विद्वान, एक बड़े राजनीति शास्त्री, उन्होंने ये बात कही कि ए पॉलिटिकल लीडर ऑफ गांधीज टाइप वुड बी अनथिंकेबल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। पश्चिमी दुनिया में, पाश्चात्य जगत में गांधी जैसा राजनेता कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि पाश्चात्य जगत में तो उसी प्रकार के राजनेता हो सकते हैं या हो सकते थे जो कि उस पूंजीवादी भावभूमि में रचे बसे हों या उसकी संतान हो, उसकी उत्पत्ति हो। तो इसलिए वो कहते हैं कि गांधी जैसा राजनेता पश्चिम में नहीं हो सकता था। इसके मतलब यह है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, और आजकल कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में एशियन वैल्यूज़ का सवाल भी उठा हुआ है, कि गांधी जैसा की जो भारतीय जीवन दृष्टि है, जिसके अभी प्रोफेसर शर्मा साहब ने कहा कि जिसके बड़े सशक्त प्रवक्ता महात्मा गांधी हैं, वो जो जीवन दृष्टि है वो गांधी को विशिष्ट बनाती है। और उस प्रकार की जीवन दृष्टि किसी भारतीय राजनेता में ही प्राप्त हो सकती है। पश्चिम में उस प्रकार की जीवन दृष्टि का प्राप्त होना संभव नहीं, क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों में पश्चिम का जो विकास हुआ है, जो उनकी यात्रा जीवन की रही है, वो एक शुद्ध भोगवादी, भौतिकवादी समाज की यात्रा रही है। तो इसलिए गांधी जैसा जो राजनेता है वो विश्व को भारत की देन है। इस प्रकार की, और क्यों? क्योंकि वो राजनेता वो कोई कन्वेंशनल सेंस के पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि वो जिसको सॉक्रेटिस कहता था कि ट्रू पॉलिटिशियन, सॉक्रेटिस अपने बारे में कहता था कि आई एम द ओनली पॉलिटिशियन ऑफ माई एज। तो ये बात हम गांधी जी के ऊपर भी कह सकते हैं कि ही इज़ द ओनली पॉलिटिशियन ऑफ आवर एज, क्योंकि राजनीति क्या होती है और राजनेता क्या होता है, इसकी जो सम्यक दृष्टि है वो हमें गांधी में ही प्राप्त होती है। यूरोप की जो राजनीति रही पिछले 4 से 5 वर्षों की, उसमें यह कुछ यदाकदा कुछ ऐसे विचारक अवश्य हुए, लेकिन उसकी जो मूल धारा है वो शक्ति राजनीति की धारा रही है। डोमिनेशन, पावर, हेजेमनी, ये वहाँ पर साध्य रहे हैं। और वो चाहे अपने देश में हो चाहे दूसरे देशों पर हो, इन्हीं के संदर्भ में राजनीति का संचालन हुआ। इसलिए जो गांधी की जो दृष्टि है वो विशुद्ध भारतीय दृष्टि है। क्यों? क्योंकि भारत में भी राज्य को, राजनीति को, राजनेता को इन्हीं संदर्भों में देखा गया है। इसलिए निबूर का कहना है कि गांधी जैसा राजनेता पश्चिम में पैदा नहीं हो सकता था।
वो भारत जैसे ही देश में पैदा हो सकता था, क्योंकि इस प्रकार के राजनेता के पैदा होने के लिए एक बड़ी विरासत की आवश्यकता होती है। ऐसे राजनेता शून्य में पैदा नहीं होते, वे वहीं पर पैदा होते हैं कि जहाँ पर एक बड़ी रिच हेरिटेज इस प्रकार के दर्शन की, इस प्रकार के जीवन की रही हो, जो कि भारत में हमेशा से रही। तो अब सवाल ये है कि अब हम थोड़ा सा पूंजीवाद के जो मूल सूत्र हैं, जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इसके जो मूल सूत्र हैं उनके ऊपर हम ज़रा सा विचार करें और फिर देखें कि गांधी का दर्शन कैसे इन मूल सूत्रों का खंडन करता है, उनका त्याग करता है और एक नई दृष्टि प्रदान करता है, एक ऐसी दृष्टि जो कि भारतीयता में रची बसी। तो अब जो कैपिटलिज्म है, या जो आजकल जिसको हम लोग न्यू कैपिटलिज्म या न्यू लिबरलिज्म कहते हैं, और जो कि आज की वैश्विक व्यवस्था का आधार है, जिस वैश्विक व्यवस्था की देन ये कोविड-19 भी है, जिस ग्लोबल ऑर्डर की आज हम बात करते हैं, उसकी बहुत सारी देनें हैं, बहुत सारे उसके कंट्रीब्यूशंस हैं, और एक कंट्रीब्यूशन अनफॉर्चुनेटली उसका कोविड-19 भी है। तो ये जो मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर है, या जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर है, या जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, इसका मूल स्वरूप क्या है, इसकी कुछ बातें जान लेनी आवश्यक है। पहली बात तो ये है कि जो ये विश्व व्यवस्था है, ये वांट ड्रिवन है, इच्छाएं जो हैं वो इसकी, यानी जो वांट्स, जो डिज़ायर्स हैं, वो इसकी ड्राइविंग फोर्स हैं। मनुष्य की तमाम इच्छाएं हैं, तमाम वांट्स हैं, तमाम डिज़ायर्स हैं, और वो बढ़ेंगी ही, जैसा कि जो इनके यहाँ आधुनिक अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, इंक्रीजिंग वांट्स का सिद्धांत, एडम स्मिथ वगैरह जिसके प्रतिपादक थे। यानी मनुष्य की जो इच्छाएं हैं उनकी कोई सीमा नहीं। इंक्रीजिंग वांट्स, ऐसे एक मनुष्य की परिकल्पना कि जिसकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं, और उसकी वो अपनी उन सारी इच्छाओं को संतुष्ट करना चाहता है, और वो जब एक इच्छा को संतुष्ट कर लेता है तो दूसरी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, और इस तरह से ये इच्छाओं की एक अनवरत श्रृंखला चलती रहती है, और मनुष्य इनको संतुष्ट करने में दिन रात लिप्त रहता है, दिन रात उसमें तल्लीन रहता है। तो एक तो ये जो कैपिटलिस्ट इकनॉमी है, इस कैपिटलिस्ट इकनॉमी का एक मूल सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग वांट्स, बढ़ती हुई आवश्यकताओं का अर्थशास्त्र है ये। अब इन इंक्रीजिंग वांट्स के लिए दिन रात प्रोडक्शन, कंजम्पशन, क्योंकि इनको अगर आपको संतुष्ट करना है तो आपकी जो उत्पादन प्रणाली है वो निरंतर चलती रहनी चाहिए, और क्योंकि इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए उत्पादन होता है, इसलिए कंजम्पशन भी निरंतर होते रहना चाहिए। निरंतर इसलिए क्योंकि तमाम इच्छाएं हैं, और एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी को संतुष्ट करना है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी को। तो ये एक अनवरत प्रक्रिया, एक अनवरत चक्र चलता रहेगा उत्पादन और उपभोग का, प्रोडक्शन और कंजम्पशन का। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में अंतर केवल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है, अदरवाइज कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में कोई अंतर नहीं है। ये जो बातें हम कैपिटलिज्म के विषय में कह रहे हैं, ये सोशलिज्म का भी यही वर्ल्ड व्यू है। इसलिए पूरी आधुनिक सभ्यता का, चाहे वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को मानती हो, चाहे वो सोशलिस्ट सिस्टम को मानती हो, वो एक ही प्रकार का वर्ल्ड व्यू है, जिसको कि अमेरिका के विद्वानों ने कहा कि जिसको कन्वर्जेंस थ्योरी कहते हैं, कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। तो सवाल केवल डिस्ट्रीब्यूशन का है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट के हाथ में रहे या व्यक्ति के हाथ में रहे, लेकिन प्रोडक्शन और कंजम्पशन का साइकिल अनवरत चलता रहे, क्योंकि इच्छाएं आपकी अनंत हैं और उनकी संतुष्टि निरंतर आपको करते रहना है ना। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर लाइफ्स, जैसा कि वर्ड्सवर्थ ने लिखा कि गेटिंग और स्पेंडिंग में ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है।
और फिर प्रोडक्शन का काम लार्ज स्केल पर होना चाहिए, बड़े पैमाने पर उत्पादन। ये पूंजीवादी अर्थतंत्र का या समाजवादी अर्थतंत्र का एक अन्य सिद्धांत होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि इतने तमाम लोग हैं, तब उनकी तमाम इच्छाओं की संतुष्टि होनी है, और इसलिए प्रोडक्शन बहुत बड़े स्तर पर करना ही पड़ेगा। और बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए ही फिर इंडस्ट्रियल एज इसीलिए आती है, इंडस्ट्रीज़ की संख्या इसीलिए बढ़ती है, मैकेनाइजेशन इसीलिए बढ़ता है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत आपको इसीलिए पड़ती है। और वो टेक्नोलॉजी जो कि निरंतर उसमें इनोवेशन करते रहिए कि जिससे ये आपकी जो प्रोडक्शन की मशीन है वो बड़ी कुशलता से बहुत तेज़ी से काम करे। तो इसलिए ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोडक्शन और कंजम्पशन का इंस्ट्रूमेंट है, वो उसका एक उपकरण है, ऐसा उपकरण जो कि साधन है लेकिन साध्य बन गया है तो ये साधन, टेक्नोलॉजी साधन है लेकिन वो बन गया है साध्य। और आजकल जो यूरोप के बड़े बड़े विद्वान हैं वो इसी विषय पर चिंतन कर रहे हैं। इसको वो कहते हैं टेक्निसाइजेशन ऑफ लाइफ, कि अब टेक्नोलॉजी केवल इंस्ट्रूमेंट नहीं रही, अब टेक्नोलॉजी ने पूरे जीवन को हमारे अपने गिरफ्त में ले लिया है। यानी हम टेक्नोलॉजी के गुलाम हो गए, उसके मालिक नहीं रहे। हम मशीन के गुलाम हो गए, उसके मालिक हो गए, और हमारे पूरे जीवन और सारे संबंधों का यंत्रीकरण हो गया है, मैकेनाइजेशन हो गया है। इसलिए मशीन को या टेक्नोलॉजी को केवल आप एक उपकरण मानने की गलती न करिए कि एक स्टेज के बाद जब मशीन का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ता है समाज में, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो मनुष्य भी और मनुष्य के संबंध भी यांत्रिक हो जाते हैं। और इस बात को हमारे यहाँ जो भारतीय राजशास्त्र के ग्रंथ हैं उसमें ये इसलिए चेतावनी दी गई है अति यंत्रवाद के विरुद्ध, कि समाज में अति यंत्र प्रवर्तन को बहुत बड़ा अपराध कहा गया है, बहुत बड़ा पाप कहा गया है समाज के लिए। तो इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है वो उस प्रोडक्शन कंजम्पशन की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग है, और उसमें निरंतर क्योंकि निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताएं को संतुष्ट करने के लिए आपको उत्पादन की प्रक्रिया को और तीव्र और कुशल और श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। और वो आप तभी कर पाएंगे जबकि आपकी जो आपके टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं वो निरंतर होते रहें। एक जनरेशन की बात, एक जनरेशन, सेकंड जनरेशन के फिर रिफॉर्म्स आए, फिर थर्ड जनरेशन के रिफॉर्म्स आए। जैसे कि हम कंप्यूटर में देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो ये निरंतर इनोवेशन, निरंतर इम्प्रूवमेंट आवश्यक है इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। और उसके बाद फिर इस सारी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा? इसकी संचालन करने के लिए बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस, स्टेट जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जो आधुनिक राज्य है वो बड़ा जटिल राज्य है, वो बहुत भारी भरकम है उसका ताना बाना। तो ये सब लोग हैं जो कि इस सारे तंत्र के संचालक हैं। और मोटिव क्या है? मोटिव है अधिक से अधिक आर्थिक संपन्नता, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। ये पूंजीवादी व्यवस्था का लक्ष्य होता है ना। इकोनॉमिक एबेंडेंस, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जिसको मार्क्स ने कहा कि ऐसा समाज, आदर्श समाज होगा कि जहां आदमी अपनी क्षमता के अनुसार काम करे, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार उसको जो है, अपनी आवश्यकता अनुसार उसको सब मिलता रहे। जिस चीज़ की भी वो उसको आवश्यकता लगे, जिस चीज़ की भी इच्छा हो, वो सब उसको मिल जाए। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। ये इस प्रकार का जो समाज है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक एबेंडेंस, तो ये उसका लक्ष्य है। और इसके साथ साथ फिर इसमें अंतर्निहित बात यह है कि जो इसके संचालक होंगे वो भी अपने मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे,
और उनका ये भी मानना है जो कि अगर ऊपर संपन्नता बढ़ेगी तो उसका आजकल जिसको ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट कहते हैं, नीचे भी संपन्नता पहुंच जाएगी। एडम स्मिथ ने इसको इनविजिबल हैंड कहा कि जब पूंजीपतियों की संपन्नता बढ़ती है तो उसके बाद साथ साथ उसका एक अदृश्य परिणाम ये होता है कि मजदूर भी धीरे धीरे संपन्न होते चले जाते हैं। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि पूंजीवाद जो है वो केवल पूंजीपतियों का भला करता है। तो ये एक एजम्पशन है, एक मान्यता है पूंजीवाद की कि संपन्नता बढ़नी चाहिए, पूंजीपतियों की बढ़ेगी संपन्नता तो नीचे के लोगों की भी अपने आप बढ़ेगी, ऐसा उनका मानना है। आजकल ग्लोबलाइजेशन के दौर में इसको कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तो ये एक व्यवस्था कायम होती है। यानी इस पूंजीवादी व्यवस्था में जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है कि हमारे पास सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं हों, हमारे पास सभी प्रकार के ऐश्वर्य के साधन हों। यानी पूंजीवाद एक सोने की लंका की सृष्टि करने में विश्वास करता है, जहाँ खूब भोग विलास हो, खूब प्रचुरता हो, मनुष्य को हर प्रकार के सुख उपलब्ध हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी प्रकार का दुख ना हो। ये तस्वीर पूंजीवादी, ये जीवन का लक्ष्य है, ये साध्य है। चाहे समाजवाद हो चाहे पूंजीवाद हो, दोनों का साध्य यही है। दोनों मनुष्य के केवल इहलौकिक कल्याण में विश्वास करते हैं। इसलिए दोनों सभ्यता, दोनों दृष्टियां सेक्युलर व्यू पॉइंट्स हैं। सेक्युलर मतलब इहलौकिक, कि केवल मनुष्य को अपने इस इहलौकिक जीवन की परवाह करनी चाहिए, बाकी ना कोई ईश्वर है, ना परमात्मा, ना आत्मा है, ना कुछ नहीं। बस इस दुनिया में अधिकतम सुख हमें मिले, ये जीवन का साध्य है, ये जीवन का परम पुरुषार्थ है। लेकिन सवाल ये है, एक टी.एस. एलियट अंग्रेज़ी के बहुत बड़े साहित्यकार हुए, बहुत बड़े दार्शनिक हुए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा खा पी कर भी, बहुत अच्छे कपड़े पहन के भी, बहुत अच्छे मकान में रह के भी और बहुत अच्छे प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग करके भी क्या कभी मनुष्य की आत्मिक संतुष्टि हो सकती है? वास्तव में जो सभ्यता केवल इन लक्ष्यों तक केंद्रित है, वो मनुष्य को मॉब बनाने का, मास बनाने का काम कर रही है। हम मनुष्य हैं, लेकिन हमारी हैसियत केवल एक भीड़ की हो रही है कि सब लोगों को बड़े अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, बहुत अच्छी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत अच्छे मकान मिल रहे हैं और सब इसी में संतुष्ट हैं। वही जो मैंने अभी कहा, सोने की लंका में जो था। तो ये जो ऐसे मनुष्य की परिकल्पना क्या सच्ची परिकल्पना है? आपको मनुष्य को इस प्रकार का प्राणी बनाना है या आप मनुष्य को इस रूप में देखते हैं? और वो इलियट का बड़ा प्रसिद्ध कथन है, ए मॉब इज स्टिल ए मॉब इवन इफ वेल फेड, वेल क्लॉथ्ड, वेल हाउस्ड एंड वेल डिसिप्लिन्ड। कि एक ऐसी मास सोसाइटी जिसको कहते हैं, मास सोसाइटी, पूरी मास सोसाइटी, यानी सबके जीवन के बस यही पुरुषार्थ बन गए। इनके अतिरिक्त जीवन की कोई उच्चतर दृष्टि नहीं, इनके अतिरिक्त जीवन का कोई उच्चतर आदर्श नहीं। जिसको आनंद कुमार स्वामी ने कहा है कि हर आदमी अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में लगा है। जीवन के स्टैंडर्ड्स, जीवन जीने के क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, आइडियल्स होने चाहिए, इसकी चिंता नहीं है। हमें उन आइडियल्स की तलाश नहीं, हमें उन स्टैंडर्ड्स की तलाश नहीं कि जो हमको मनुष्य बनाते हैं सही अर्थ में, सम्यक अर्थ में, परिपूर्ण अर्थ में, बल्कि हम केवल अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में लगे हैं और समझते हैं कि अगर हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो गए तो बस ये जीवन का हमने सारा लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो जो कैपिटलिज्म है वो एक भोगवादी जीवन दृष्टि है, वो एक भौतिकवादी जीवन दृष्टि है।
वो एक बुद्धिवादी जीवन दृष्टि है। बुद्धिवाद कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं माना जाता कि मनुष्य अपनी सारी बुद्धि को, सारी प्रतिभा को केवल अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने में खपा दे। ये कोई बुद्धि का, हमारे यहाँ कम से कम भारत में ये बुद्धि का सदुपयोग नहीं माना जाता। जिस बुद्धि का उपयोग हम केवल जीवन की सुख सुविधा को जुटाने में ही सब खपा दें, उसी के लिए सारी रिसर्च करें, उसी के लिए सारी पढ़ाई करें, उसके लिए ही सारे प्रयत्न करें, तो ये तो बुद्धि का दुरुपयोग है। ईश्वर ने आपको इतना बड़ा अद्भुत जो पक्ष है बुद्धिमत्ता का, इंटेलिजेंस का, वो कोई इनमें खपाने के लिए नहीं दिया है। इनकी तरफ उतना ही ध्यान देने के लिए दिया है जितनी की आवश्यकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक जो पूंजीवादी सभ्यता है वो रेशनलिस्ट सिविलाइजेशन है। बुद्धिवाद, उदारवाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी रहा है। तो इस प्रकार की अगर हमने सभ्यता बनाई है और जिसको 1990 के बाद वैश्वीकरण के नाम पर और गति मिली है, इसलिए उसको नव पूंजीवाद कहा जाता है, और वो विश्वव्यापी बना है। टेक्नोलॉजी का और अच्छा प्रयोग करके हमने जीवन को एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया है, संपूर्ण संसार में, और जीवन में जो कुछ भी अब हो रहा है वो सब वैश्विक स्तर पर हो रहा है। तो जो महामारी आई वो भी उसी वैश्विक युग की देन है, वही इसी ग्लोबलाइजेशन की देन है कि कोई महामारी आती, पहले कहीं एक क्षेत्र में सीमित रहती थी, वहाँ पर उसको टैकल कर लिया जाता था। अब इस वैश्वीकरण के युग में जो भी होगा, अच्छा या बुरा, वो सारे विश्व के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए कोविड-19 ने हमको ये सिखाया है या हमारी आँख खोलने का काम किया है कि वैश्वीकरण को जो हम वरदान मान के बैठे थे वो किस प्रकार से एक अभिशाप भी है। और अगर हम इस वैश्वीकृत विश्व के विभिन्न पक्षों पर विचार करें और जो कुछ हो रहा है वैश्वीकरण के नाम पर या वैश्वीकरण के प्रभाव से, वो मनुष्य के लिए कितना नाशवान है, कितना विनाशकारी है, कितना अहितकारी है, ये पक्ष भी धीरे से उजागर होता है। इसलिए ये जो पूंजीवादी अर्थतंत्र है या जो पूंजीवादी जीवन की दृष्टि है, इस पूंजीवादी जीवन की दृष्टि में इस प्रकार के संकट तो पैदा होते ही रहेंगे, उनसे आप बच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसी पूंजीवादी अर्थतंत्र के कारण प्रकृति में हमने अनावश्यक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। जो मैन और नेचर का रिलेशन है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। हम सब जानते हैं कि जो पृथ्वी का भयंकर दोहन हुआ है संसाधनों का, जिसके के कारण या तो प्रदूषण पैदा हुआ है या संसाधन समाप्त हो गए, या तो पॉल्यूशन की समस्या है आज संसार के सामने, या डिप्लीशन की समस्या है, चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये सब इसी पूंजीवाद की ने जो लालच पैदा किया हमारे अंदर, जो ग्रीड पैदा की, जिसको गांधी जी कहते थे कि प्रकृति के पास आपको अपनी नीड के लिए, हर आदमी की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन प्रकृति एक आदमी की ग्रीड भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो ये जो ग्रीड है, जो कि इस मॉडर्न सिविलाइजेशन की विशेषता है, इस पूंजीवादी सभ्यता की विशेषता है, उस ग्रीड से हमने प्रकृति के साथ जो मनुष्य का संबंध है, जो वास्तविक संबंध है, और भारतीय जीवन में तो, भारतीय परंपरा में तो प्रकृति और मनुष्य का बड़ा निकट संबंध है, तो वो जो संबंध है वो पूरी तरह से हमने विस्मृत कर दिया और प्रकृति को एक रिसोर्स मान लिया। उसके ऊपर अनावश्यक छेड़छाड़ करने लगे, उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप करने लगे, प्रयोग के नाम पर, परीक्षण के नाम पर, आविष्कार के नाम पर। हमने ये नहीं समझा कि हमारी बुद्धि की सीमाएं हैं और ज़्यादा बुद्धि को बहुत दूर तक न लगाइए।
बहुत सारी चीज़ों में जो विश्वास है, जो धर्मशास्त्र में मिलता है, जो ज्ञान ऋषियों से मिलता है, उसके ऊपर विश्वास करना पड़ता है। मनुष्य की अपनी बुद्धि की सीमाएं होती हैं और इन्हीं सीमाओं के कारण रेविलेशन उसको दिया जाता है। ईश्वर उसको मार्गदर्शन देता है शास्त्रों के माध्यम से, धर्म ग्रंथों के माध्यम से, कि क्या उचित है क्या नहीं, कहाँ तक आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और कहाँ पर आप विश्वास करें कि ये व्यवस्था जो बनाई गई है इसके कुछ सिद्धांत हैं, इनको हमें मान लेना चाहिए, इनमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। वरना वही दशा होगी जो कि क्रिश्चियनिटी में एडम के फाल की कहानी है, क्योंकि एडम का फाल भी तो इसीलिए हुआ ना, ईसाईयत की मान्यता के अनुसार, क्योंकि उसने ईश्वरीय आदेश की अवज्ञा की। उन्होंने कहा कि भाई बाकी सब कुछ आप खाओ पियो, बस एक चीज़ नहीं लेना है। तो ये जो डिफाइंस का भाव, अवज्ञा का भाव कि इस ब्रह्मांड के कुछ शाश्वत नियम हैं, उनका निर्माता एक ईश्वर है और उन नियमों को हमें समझना है ठीक से। बुद्धि का काम उन नियमों को समझना है और उसकी मर्यादा में काम करना है। मनुष्य ईश्वर बनने का उपक्रम ना करे, वो ईश्वर कभी बन नहीं सकता। वो अपनी मर्यादा में रहे, जो भी बुद्धि उसकी है वो शास्त्र की मर्यादा में जब चलती है तो वो सन्मार्ग पर चलती है। और जब बुद्धि बिल्कुल स्वच्छंद होकर, उच्छृंखल होकर विचरण करने लगती है तो ऐसे ही प्रयोग परीक्षण होते हैं जिनको आजकल हम लोग रिसर्च कहते हैं और जिनके ऊपर बड़ा गर्व करते हैं। जितना भी ज्ञान है ईश्वर ने हमको शास्त्रों में दे दिया है, ज़्यादा दिमाग लगाने की गुंजाइश है भी नहीं। जो गुंजाइश है वो उसको समझने की है, उन सूत्रों को समझने की है। उन सूत्रों के विरुद्ध विद्रोह करके और कुछ अपना नया ज्ञान तलाश करने से काम नहीं चलने वाला है। नया ज्ञान कुछ नहीं होता है। तो चाइना में एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। कुछ एक लेबोरेटरी में कुछ खोज चल रही थी, उसी खोज का ये दुष्परिणाम है। और ऐसी जाने कितनी खोजें चल रही हैं, उनके कितने दुष्परिणाम हमारे जीवन पर हो रहे हैं। अब ये तो इतनी महामारी के रूप में सामने आई तो इसलिए साफ साफ दिखाई पड़ रही है, अदरवाइज़ हमारे जीवन में कितना कुछ घटित हो रहा है। ये सब इसी तथाकथित आधुनिक ज्ञान की ही तो देन है, ये तथाकथित आधुनिक शोध की ही तो देन है, जो हमारा जीवन सब अस्त व्यस्त हो रहा है हर दृष्टि से। तो कोविड-19 ने हमको ये सिखाया कि ये जो पूंजीवादी जीवन दृष्टि है और इसके जो मूल सिद्धांत हैं उनसे सावधान हो जाइए। उनमें मनुष्य का कल्याण नहीं है। जैसा कि एक बहुत बड़े अमेरिका के दार्शनिक हुए हैं, A.N. Whitehead, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, There remains a show of civilization without any of realities। कि सभ्यता का हंगामा तो बहुत है, लेकिन सभ्यता जैसी कोई चीज़ है नहीं, है ना, विदाउट एनी ऑफ द रियलिटीज़। क्योंकि हम जानते ही नहीं कि सही अर्थ में सभ्यता क्या होती है, सही अर्थ में संस्कृति क्या होती है। जैसे हम सोने की लंका की संपन्नता को संपन्नता नहीं कहेंगे, वो एक बड़ा भ्रामक स्वरूप है संपन्नता का, और हमने देखा कि कैसे उसका नाश हुआ। तो उस प्रकार की सोने की लंका संसार को नहीं बनाना है। इस प्रकार की समृद्धि हमें नहीं चाहिए जो कि आसुरी हो। भोग और विलास जो है वो मनुष्य को और समाज को दुर्बल करने का काम करते हैं, सशक्त नहीं करते। तो इसलिए पूंजीवादी इस कोविड क्राइसिस से पहली बात तो जो हमें सावधान होना चाहिए जिस बात के लिए, वो ये कि हम कैपिटलिज्म का रियल कैरेक्टर समझ लें कि ये जो पूंजीवादी वर्ल्ड व्यू है ये क्या है वास्तव में। जो एक छलावा सा फैला हुआ है, एक भ्रम सा जो फैला हुआ है प्रगति का, विकास का, जो कि अब टूट गया। आपने देखा कि सारी प्रगति और सारा विकास जो है ठप हो गया। दुनिया संसार में किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अब करें तो क्या करें। पिछले 3-4 महीने में जो संसार का स्वरूप है, तो सारी प्रगति और विकास के दावे खोखले साबित हो रहे हैं।
तो एक तो ये है, गांधी की प्रासंगिकता यहीं पर है कि वो इस मॉडर्न वर्ल्ड व्यू को चैलेंज करते हैं। और वैसे तो उन्होंने जीवन में बहुत, जैसे कि अभी प्रोफेसर शर्मा साहब कह रहे थे कि बहुत लिखा उन्होंने, पत्रों के उत्तर से लेकर और विभिन्न ग्रंथों की समीक्षा, टीका और दूसरे प्रकार के ग्रंथ। लेकिन उनकी जो सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक लेकिन जिसका असाधारण महत्व, लेकिन जिसकी हम प्रशंसा तो करते हैं लेकिन जिसको हम व्यावहारिक कहकर तुरंत किनारे भी रख देते कि नहीं ये इम्प्रैक्टिकल है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो जो पुस्तक है, जो हिंद स्वराज, वो इसी मॉडर्न वर्ल्ड व्यू के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आधुनिक सभ्यता के इन सभी आधारों को उसमें बुरी तरह से ध्वस्त किया गया है। जो भी फाउंडेशंस हैं इस मॉडर्न लिबरल सिविलाइजेशन की, उन सारी फाउंडेशंस को वो चैलेंज करता है और बड़े सशक्त तर्कों के साथ। तो गांधी की जो जीवन दृष्टि है वो क्या है, जो कि जिस अर्थ में आज प्रासंगिकता है कि वांट्स नहीं, नीड्स के आधार पर समाज की संरचना होनी चाहिए। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं। इच्छाओं की सीमा, अगर आप इच्छाओं के पीछे आप भागेंगे तो ज़िंदगी भर भागते ही रह जाएंगे, दौड़ते ही रह जाएंगे, पहुंचेंगे कहीं नहीं। तो इसलिए वांट्स नहीं, नीड्स, आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य की आवश्यकताएं क्या हैं, नीड्स क्या हैं? नीड्स को सेटिस्फाई करना संभव है, वांट्स को आप कुछ भी कर लीजिए सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वो एक अंधी दौड़ है। तो एक तो वो कहते हैं कि मनुष्य को पहले ये समझना चाहिए कि वो अपने जीवन की, उसको अपनी आवश्यकताएं तय कर लेनी चाहिए कि ये मेरी जीवन की आवश्यकताएं और इनके संदर्भ, इनकी पूर्ति करनी है और बस इतना श्रम करना है। कोल्हू का बैल नहीं बनना है। वांट्स तो आपको कोल्हू का बैल बना देती हैं। दिन भर वही जो वर्ड्सवर्थ ने कहा, गेटिंग और स्पेंडिंग, इसी काम में लगे हैं। जो लोग आजकल लोग कहते हैं, आजकल आजीविका का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। एक श्रेष्ठ समाज में आजीविका का प्रश्न तो सबसे कम महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। क्यों? क्योंकि आजीविका तो वहाँ पर बड़ी सहज और साध्य होती है। आजीविका अगर जटिल बन जाएगी तो फिर जीवन के दूसरे पुरुषार्थ तो आप कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी सारा श्रम, सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य आजीविका में ही चला जाएगा। फिर जीवन के जो दूसरे उच्चतर उद्देश्य हैं उनकी सिद्धि आप कब करेंगे, उनके लिए प्रयत्न आप कब करेंगे? तो इसलिए अगर नीड्स को ध्यान में रखकर व्यवस्था बने तो मनुष्य के लिए अपनी जीविका को चलाना बहुत सरल, सहज होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये नीड्स हैं, जो ये इस प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं, इनकी पूर्ति का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जिसको गांधी जी कहते हैं स्थानीय आधार पर, स्वदेशी के सिद्धांत के आधार पर इनकी संतुष्टि होनी चाहिए। आजकल हम लोग मल्टीनेशनलिज्म और मल्टीलेटरलिज्म जैसे शब्दों को सुनते हैं। गांधी जी कहते हैं ये सब क्या होता है? जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी संतुष्टि हमारे आसपास के संसाधनों से हो जानी चाहिए, तब आप सही अर्थ में आत्मनिर्भर हैं, तब आप सही अर्थ में स्वतंत्र हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो स्थानीयता और स्वदेशी के सिद्धांत के आधार पर उनकी संतुष्टि होनी चाहिए। यंत्रों की संख्या कम से कम होनी चाहिए समाज में। अभी मैंने आपको बताया कि जब ज़्यादा मशीनें समाज में हो जाती हैं तो मनुष्य स्वयं भी एक मशीन बन जाता है, जो आजकल यूरोप के विद्वानों के बीच एक बड़े चिंतन का विषय है। टेक्निसाइजेशन ऑफ मैन, टेक्निसाइजेशन ऑफ सोसाइटी। जो हेबरमास जैसे जो विद्वान हैं वो आजकल यही एक प्रश्न पर बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि ये यंत्रों के इस की आपाधापी में मनुष्य और मनुष्य का जीवन भी यंत्रवत बन गया है।
वो मनुष्य रहा ही नहीं, वो भी स्वयं एक यंत्र बन गया। तो इसलिए यंत्र यानी मशीन्स कम से कम होनी चाहिए। कोई बहुत हैजार्डस काम है, कोई कठिन काम है, जोखिम का काम है, जो हाथ से नहीं हो सकता है, थोड़े लोगों के प्रयास से नहीं हो सकता है, वहाँ पर मशीनें ठीक हैं। लेकिन ये नहीं है कि मशीन हमको कर्मठ बनाने में सहायता करें, मशीनें हमको आलसी न बना दें, लेज़ी न बना दें। जो आजकल हुआ है कि छोटे छोटे कामों के लिए हम इतनी मशीनें, इतने गैजेट्स आ गए हैं कि आदमी को अपने हाथ पैर चलाने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्या ये वास्तव में उसका सुख का और कल्याण का साधन है? आपका शरीर किसी लायक नहीं बचेगा, आपकी शक्तियां घटती चली जाएंगी, शारीरिक भी मानसिक भी। क्यों? क्योंकि उनका कभी उपयोग नहीं होता। तो इसलिए दूसरा, लेबर और कैपिटल, इनके बीच सहयोग होना चाहिए। गांधी जी ने एक बार कहा था कि पूंजीपति को श्रमिक को अपने संतान की तरह, संतान के भाव से देखना चाहिए। वो क्लास स्ट्रगल वाला सिद्धांत नहीं, वो दोनों के बीच एक हमेशा द्वंद्व रहेगा, तनाव रहेगा। गांधी कहते हैं ऐसे व्यवस्थाएं नहीं चला करती हैं। स्ट्रगल जो है अगर समाज की परमानेंट फीचर होगा तो समाज सब टूट जाएगा, बिखर जाएगा। सहयोग, सद्भाव, साहचर्य, और केवल इन्हीं के बीच में नहीं, सभी समाज के लोगों के बीच में। और जो लोग पूंजीपति हैं वे अपनी संपत्ति को समाज की धरोहर समझ के व्यवहार करें, शोषण नहीं होगा। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आप जानते हैं, जिसका बहुत उपहास भी उड़ाया गया है। भाव बदल जाएगा तो संपत्ति कभी शोषण का कारण नहीं बनेगी। मेरी है तब शोषण पैदा होता है, हमारी है, समाज की है, मैं केवल इसका न्यासी हूँ, स्वामी नहीं। जो हमारे भारत में तो ये भाव हमेशा से रहा, कोई नई बात नहीं, हमारे लिए इसमें कुछ भी इम्प्रैक्टिकल नहीं। भारत के समाज की सारी रचना तो इसी प्रकार से हुई, इसी भाव से हुई है। यूरोप के लोगों के लिए इम्प्रैक्टिकल होगा क्योंकि उनके यहाँ मैं इतना प्रबल है कि वे कभी किसी चीज़ को इस दृष्टि से देख ही नहीं सकते। तो इसलिए ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स के आधार पर समाज का, और जब ऐसी व्यवस्था बनाएंगे तो प्रकृति का संरक्षण होगा। प्रकृति और मनुष्य दोनों का विकास होगा, दोनों का संरक्षण होगा। हमारा और प्रकृति का जो लेन देन है वो मर्यादित होगा, और इसलिए कभी कोई प्राकृतिक संकट पैदा नहीं होगा, कभी कोई पर्यावरण का संकट नहीं पैदा होगा, कभी हम प्रकृति का अनावश्यक दोहन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं सीमित हैं। इसलिए हमें जो चाहिए उपभोग के लिए वो भी सीमित मात्रा में चाहिए। तो प्रकृति की जो, जिसको आजकल वेंडलाइजिंग कहते हैं, प्रकृति का जो दोहन है वो होने का सवाल नहीं। और इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से भी उसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, उसका लाभ है। इस आधार पर वो ये मानते हैं कि ये जो उनका जो अर्थशास्त्र है वो प्रेम और सेवा का अर्थशास्त्र है। और अगर ये प्रेम और सेवा का भाव हो तो जो कोरोना काल में भारत में हमने देखा, जिस तरह की समस्याएं देखी, जो शहरीकरण, अब हमने शायद पहली बार ये जाना फर्स्ट हैंड कि हिंदुस्तान में लाखों लोग अपने गांवों को, अपने घरों को छोड़कर कितनी दूर काम कर रहे हैं, और वहां पर किन दशाओं में, किन अमानवीय दशाओं में रह रहे हैं, इसी सुख की तलाश में। किस प्रकार से उनका शोषण हो रहा है, कितने कम वेतन पर या पारिश्रमिक पर वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक छोटे से कमरे में 8 लोग, 10 लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये जो भयावहता है पूंजीवादी प्रणाली की, आधुनिक प्रणाली की, वो इस कोरोना काल में हमने देखी। तो ये जो अर्बनाइजेशन है, ये इसीलिए तो अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि हमने उत्पादन के जो केंद्र हैं उन्हीं पर सारी शक्ति और सारी सामर्थ्य केंद्रित कर दी, बाकी सब भूल गए।
और लोग भी उधर भागने लगे, और लिहाजा जो समाज की व्यवस्था है, जो आर्थिक जीवन की व्यवस्था है, वो सब अस्त व्यस्त हो गई। तो इस आधार पर गांधी जी मानते, इसको वो कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस। ये स्थायी कल्याण का अर्थशास्त्र है। हमें गांधी जी ने अपने 2 सहयोगियों जे.सी. कुमारप्पा और भारतन कुमारप्पा को ये जिम्मेदारी सौंपी थी, श्रीमन नारायण जी भी उसमें से एक थे, कि आप भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक अर्थ रचना बनाइए कि हमारे अपनी देशज अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। जब भारत आज़ाद हो जाए तब उसके बाद दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे देश के जो भी नीति निर्धारक रहे आज़ादी के बाद, उनको कभी इनकी आवश्यकता नहीं अनुभव हुई। वे हमेशा सोशलिस्ट मॉडल या कैपिटलिस्ट मॉडल के आधार पर ही भारत की पुनर्रचना करते रहे। तो ये जो जीवन की दृष्टि है, लेकिन ये जीवन की दृष्टि तब आएगी, ये अर्थ दृष्टि तब आएगी जब आपकी आत्मवादी जीवन दृष्टि हो, जब आपकी आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू रखते हो, तभी इस प्रकार के अर्थशास्त्र की गुंजाइश है। और गांधी जी का हम लोग सभी भली प्रकार से जानते हैं कि ये उनकी जो जीवन दृष्टि है वो आत्मवादी जीवन दृष्टि है। वर्चू कंफर्ट से ज़्यादा मूल्यवान है। मनुष्य के जीवन में सद्गुणों का केंद्रीय स्थान होना चाहिए, सुखों का नहीं। मनुष्य के जीवन में नैतिक मूल्यों का केंद्रीय स्थान होना चाहिए। धर्म केंद्रित व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थ केंद्रित या काम केंद्रित नहीं। धर्म केंद्रित व्यवस्था हो और उसकी परिधि में अगर काम और अर्थ का सेवन किया जाए तब मनुष्य का कल्याण होता है। अर्थ अगर स्वतंत्र हो जाए, काम अगर स्वतंत्र हो जाए धर्म से, तो वो मनुष्य के लिए विनाशकारी होता ही। व्यक्ति का भी विनाश होता है, समाज भी अस्त व्यस्त होता है। तो ये जो भारतीय जीवन दृष्टि है, और इसीलिए वो आधुनिक सभ्यता के आलोचक हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि दिस सिविलाइजेशन डज नॉट केयर आइदर अबाउट रिलीजन और अबाउट मॉरलिटी, कि ये जो आधुनिक सभ्यता है इसमें ना धर्म के लिए कोई स्थान है ना नैतिकता के लिए कोई स्थान है। इसमें हर समय लोभ की प्रवृत्ति, लालच की प्रवृत्ति, सुख की प्रवृत्ति, यही सब प्रधान है। जबकि एक जो सम्यक, जो आत्मवादी दृष्टि होती है, उसमें मनुष्य अपने आत्मा के कल्याण को अपने शरीर के कल्याण से उच्चतर मानता है। जो हमारा उच्चतर पक्ष है, जो श्रेय का मार्ग है, वो प्रेय के मार्ग से उच्चतर होता है। जीवन में प्रेय का भी स्थान है, लेकिन श्रेय के नीचे। लौकिक जीवन का भी महत्व है, लेकिन लौकिक जीवन साध्य नहीं हो सकता है। साध्य तो पारलौकिक जीवन ही होगा। ये जो अनुपात जब तक कोई मनुष्य, कोई समाज, कोई सभ्यता इसको बना के रखेगी, तब तक वो संकटों से बची रहेगी। क्योंकि संकट कहाँ आते हैं? संकट वहाँ आते हैं जब हमारी दृष्टि बिगड़ती है, यानी जब हमारी दृष्टि भौतिकवादी होती है, तब संकट पैदा होती है। आत्मवादी समाज में छोटी मोटी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन कभी इस प्रकार के भयानक संकट नहीं आ सकते। तो इसलिए अगर हमें विश्व की संरचना करनी है, तो हमें जो हाइडेगर एक बात कहते हैं, हाइडेगर जो कि बहुत बड़े जर्मन दार्शनिक हुए 20वीं शताब्दी के, कि आधुनिक सभ्यता ने मनुष्य को सिस्टम का रॉ मटेरियल बना दिया है। सिस्टम हमारे ऊपर इतना हावी है और हम उसमें केवल कच्चे माल की तरह इस्तेमाल होते, मनुष्य उसमें केवल कच्चे माल की तरह इस्तेमाल होता है। गांधी जी भी यही कहते हैं कि ये सभ्यता आपको मनुष्यता से गिराने वाली सभ्यता है, इसलिए सच्चे अर्थ में सभ्यता नहीं। श्रेष्ठ सभ्यता वो जो कि मनुष्य को मनुष्य बनाए और जो मनुष्य को सब ह्यूमन लेवल पर ले जाए,
या एनिमल लेवल पर ले जाए, सुख की खोज में, भोग विलास की खोज में, वो तो आसुरी सभ्यता। तो इस दृष्टि से वो ये मानते हैं कि जो आधुनिक सभ्यता है, ये जब तक चलेगी तब तक मनुष्य तमाम प्रकार के संकटों से ग्रस्त रहेगा। वो एक संकट से निकलेगा, दूसरे में फंस जाएगा। कैपिटलिज्म का तो ये लक्षण ही माना जाता है कि इसमें जो क्राइसिस सिचुएशंस आती ही रहती हैं, वो तो उनके सिद्धांत में माना जाता है। यानी कैपिटलिस्ट सिस्टम कितना अनस्टेबल होता है, ये स्वयं उनके सिद्धांतकार मानते हैं। एक बहुत बड़ी रिस्क सोसाइटी का हम गठन न करें कि जहां हर समय जोखिम में हम रह रहे हैं, जहां खतरा हर समय हमारे आसपास मंडरा रहा है और कब हमको हमारी अपनी गिरफ्त में ले लेगा हमको कुछ पता भी नहीं। तो इसलिए गांधी की प्रासंगिकता ये है कि कोविड-19 के बहाने से या माध्यम से हम उस जीवन दृष्टि पर पुनर्विचार करें, उस जीवन की शैली पर पुनर्विचार करें जिसके हम पिछले 300-400 वर्षों में अभ्यस्त हो चुके हैं और जिसको हम प्राकृतिक मान चुके हैं, स्वाभाविक मान चुके हैं, जबकि वो कतई अप्राकृतिक है, कतई अस्वाभाविक। इस दृष्टि से गांधी की महत्ता है और गांधी इसलिए अन्य राजनेताओं से भिन्न कोटि के राजनेता हैं, अन्य विचारकों से भिन्न कोटि के विचारक हैं। वे आधुनिक सभ्यता को अंदर से नहीं केवल देखते, वे आधुनिक सभ्यता के बाहर खड़े होकर उसको तटस्थ दृष्टि से देखते हैं, जो शाश्वत जीवन मूल्य हैं उनके संदर्भ में देखते हैं। इसलिए वे आधुनिक सभ्यता से आक्रांत नहीं होते, जैसा कि आमतौर से हम लोग आक्रांत हो जाते हैं। वे उसके असली चरित्र को बहुत भली प्रकार से समझ लेते हैं और तब समझ लेते हैं जबकि ये सभ्यता अपने वैभव काल में थी 1909 में, जबकि उन्होंने वो हिंद स्वराज को लिखा था। ये गांधी की महत्ता है, विशिष्टता है और यही उनकी प्रासंगिकता है। आप लोगों ने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।